10 गज में रहने वाली गरीब बहू को मिला 1000 एकड़ वाला ससुराल। रूपाली के पिता की मृत्यु हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। पिता के जाने के बाद रूपाली की मां नर्मदा लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। आज शाम नर्मदा जब घर आती है तभी रूपाली बोलती है, माँ बाहर कितनी ठंड है और आज तो तुमने आने में बहुत देर कर दी। क्या करूं रूपाली बेटा, आज मालकिन के यहाँ मेहमान आ गए थे इसीलिए मुझे देर हो गई। वैसे गुड्डू कहाँ है? माँ गुड्डू अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था, बस आता ही होगा। तभी रूपाली का भाई गुड्डू वहां आता है और कहता है, माँ आज मेरे सभी दोस्तों ने गरम गरम समोसे खाए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने नहीं खाया। आप भी मुझे समोसे खिलाओ ना। हाँ गुड्डू बेटा, आज मेरी पेमेंट मिलेगी तो मैं तुझे जरूर समोसे खिलाऊंगी। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी गांव की किराने की दुकान का मालिक रमेश बाहर से आवाज देता है, अरे नर्मदा बहन, अरे ओ नर्मदा बहन, कहाँ हो तुम? नर्मदा अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आती है और कहती है, हाँ रमेश भैया बताओ क्या बात है? अरे दरअसल मुझे ये कहते हुए ठीक तो नहीं लग रहा है, लेकिन भैया ने मुझसे काफी सारा कर्जा ले रखा था। अपनी बेटी को भेज देना, मैं हिसाब किताब की डायरी दिखा दूंगा। ठीक है भैया, हमें समय दीजिए, हम आपका कर्जा उतार देंगे, लेकिन अभी तो हम हमारा खर्चा ही नहीं चला पा रहे हैं तो हम आपका कर्जा भला कहाँ से देंगे? कैसी बातें कर रही हो दीदी, मैं इतना निर्दयी भी नहीं हूँ कि आपसे पैसे मांगूं, बल्कि मैं तो ये कह रहा था कि रूपाली बिटिया को मेरी दुकान पर काम करने के लिए भेज दीजिए। ऐसे ही आपके पैसों का कर्जा भी उतर जाएगा और मेरा काम भी चल जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद नर्मदा कहती है, ठीक है रमेश भैया, मैं रूपाली से बात करके आपको कल बताती हूँ। अब रमेश चला जाता है। वहीं अपने 10 गज के कमरे में खड़ी रूपाली ये सब सुन रही थी। रमेश के जाने के बाद रूपाली अपनी माँ से कहती है, माँ मैंने सारी बातें सुनी, रमेश चाचा ठीक ही तो बोल रहे थे। मैं कल से उनकी दुकान पर जाकर काम कर लेती हूँ, कम से कम हमारा कर्जा तो उतर जाएगा। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। अगले दिन रूपाली रमेश की दुकान पर जाती है। रमेश उसे देखकर कहता है, अरे आओ आओ रूपाली, ऐसा करो पहले दुकान की साफ सफाई कर लो, तब तक मैं खाना खाकर आता हूँ। अब रमेश चला जाता है और रूपाली दुकान की साफ सफाई करने लगती है। तभी ग्राहक आते हैं तो रूपाली उन्हें सामान देती है। तब तक रमेश भी वहां आ जाता है। तभी रूपाली कहती है, रमेश चाचा वैसे पिताजी का कितना कर्जा है? हाँ रूपाली रुको, मैं डायरी निकालता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। और रमेश डायरी निकालता है और उसमें देखता है कि रूपाली के पिता को करीब 60,000 रुपए का कर्जा था। रूपाली अब रोज किराने की दुकान पर जाती है और वहां काम करती है। आज रमेश की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए रमेश का बेटा उदित दुकान पर आता है। रूपाली दुकान की साफ सफाई कर रही थी और वो रूपाली को डांटते हुए कहता है, रूपाली तुमने कैसी साफ सफाई की है? चलो ये कोना फिर से साफ करो और ये सारे डब्बे पोंछ कर जमाओ। उदित रूपाली को डांट डांट कर उससे बहुत सारा काम करवाता है। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन रमेश का दोस्त विक्रांत रमेश से मिलने उसकी दुकान पर आता है। विक्रांत रमेश से ढेर सारी बातें करता है। तभी विक्रांत रूपाली को काम करता देखकर रमेश से उसके बारे में पूछता है। रमेश सारी बातें बताते हुए उससे कहता है, अरे इसीलिए मैंने रूपाली को अपनी दुकान पर काम पर रख लिया। इससे रूपाली के पिता के कर्जा का भार भी उतर जाएगा और मेरा काम भी चल जाएगा। विक्रांत देखता है कि रूपाली चुपचाप अपने काम में लगी होती है। विक्रांत को रूपाली बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी देर बाद विक्रांत चला जाता है। कुछ दिनों बाद विक्रांत फिर उसी गांव में आता है और वो अपने दोस्त रमेश से मिलने के लिए जाता है। लेकिन उस समय दुकान पर रमेश नहीं बल्कि उदित था। वो रूपाली से डांट डांट कर काम करवा रहा था। उदित जैसे ही विक्रांत को देखता है तो कहता है, अरे चाचा जी आइए बैठिए ना। वैसे पिताजी तो अभी है नहीं, पिताजी अंदर है, मैं उन्हें अभी भेजता हूँ। ऐसा कहकर उदित फिर से रूपाली को देखता है और चिल्लाकर कहता है, अरे तुझे समझ नहीं आता क्या? सफाई से काम करना है। उदित रूपाली पर गुस्सा करके चला जाता है और रूपाली रोते हुए काम करने लगती है। विक्रांत ये सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर बाद रमेश वहां आता है। विक्रांत रमेश से बातें करता है और फिर अपनी कार में बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद विक्रांत अपने बंगले के गेट पर पहुंचता है, जहां 2 चौकीदार बड़े से गेट को खोलते हैं। तब विक्रांत अपनी गाड़ी से अंदर आता है। रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक हरे भरे खेत भी थे। थोड़ी दूर चलने के बाद विक्रांत कंपाउंड में गाड़ी पार्क करता है और अपने बड़े से बंगले के अंदर जाता है। विक्रांत हॉल में पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी अपने दोनों बेटों, बहू और बेटी के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। विक्रांत सोफे पर बैठता है और सभी से बातें करता है। मैं तुम्हें यही बताने वाला था, गांव में मैं रूपाली से मिला। ऐसा कहकर विक्रांत सभी लोगों को रूपाली के बारे में सारी बातें बताता है और फिर कहता है, रूपाली बहुत अच्छी लड़की है। उसकी अच्छाई का अंदाजा इसी बात से लगता है कि वो अपने पिता का कर्ज उतारने के लिए इतना दुख सहकर भी रमेश की दुकान में काम कर रही है।
पिताजी, आपको हर गरीब लड़की शरीफ और दुखियारी लगती है। नहीं शीतल बहू, इस बार कुछ अलग है। दरअसल मुझे वो अपने छोटे बेटे विवेक के लिए बहुत पसंद है और मैं उसे बहू बनाकर लाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो सभी लोग जैसे सदमे में आ गए थे। तभी रुक्मणी बोलती है, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे 1000 गज के इस बंगले में आप किसी 10 गज में रहने वाली लड़की को लाना चाहते हैं? हाँ पिताजी, माँ जी सही कह रही है। हमारे घर में कोई मेरी छोटी देवरानी बनकर आएगी तो हमारे स्टैंडर्ड की लड़की आएगी जो मेरी तरह ही बड़े घर की हो। बहू, तुम बड़े घर से तो हो, लेकिन तुमने इस घर में आकर अपने अलावा किसकी चिंता की है? हर समय तो तुम्हें बस अपनी ही पड़ी रहती है। पिताजी, यदि आप किसी गरीब लड़की को बहू बनाकर लाना ही चाहते हो तो कम से कम विवेक को तो इसके लिए तैयार होना चाहिए। नहीं भैया, मैं किसी भी राह चलती को अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा। मैं फैसला कर चुका हूं, इस घर की छोटी बहू वही लड़की बनेगी। अब जिसे भी मेरे खिलाफ जाना है उसे मुझसे संबंध खत्म करने होंगे। ऐसा कहकर विक्रांत अपने कमरे में चला जाता है। तब रुक्मणी सभी लोगों से कहती है, तुम लोगों को तो पता है कि तुम्हारे पिता बहुत जिद्दी हैं और उनकी जिद के आगे किसी की नहीं चलती। अगर उन्होंने फैसला कर लिया है तो अब हमें उस लड़की को ही अपने घर की बहू बनाना होगा। बाद में हम देख लेंगे कि उसका क्या करना है। रुक्मिणी की इस बात पर सभी लोग सहमत हो जाते हैं। अगले दिन विक्रांत अपनी पत्नी, दोनों बेटे और बहू और बेटी के साथ रमेश के किराने की दुकान पर पहुंचता है जहां पर रूपाली काम कर रही थी। विक्रांत कार से नीचे उतरता है और रमेश से कहता है, अरे रमेश, हमें रूपाली के घर जाना है, जरा उसे हमारे साथ भेज दो। अरे विक्रांत, आज दुकान पर बहुत सारा काम है और उदित भी आता ही होगा, फिर वो रूपाली को नहीं दिखेगा तो गुस्सा करेगा। वैसे रूपाली के घर तुझे क्या काम है? मेरा मतलब है कि तुम जैसे अमीर व्यक्ति को रूपाली जैसे गरीब घर वालों से क्या काम हो सकता है? वो तो मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, रूपाली को छुट्टी नहीं मिल सकती है तो कोई बात नहीं, तू हमें उसके घर का पता दे दे। अरे रूपाली का घर आगे से दाहिने मोड़ पर जाना, वहाँ 10 गज का एक घर है जिसके सामने काफी सारा कचरा है, टूटा फूटा घर है, वही रूपाली का घर है। अब सभी लोग रूपाली के घर पहुंचते हैं जहां रूपाली की मां नर्मदा बैठी हुई थी। विक्रांत नर्मदा से रूपाली के रिश्ते की बात करता है। सारी बातें जानने के बाद नर्मदा रिश्ते के लिए हाँ कह देती है। विक्रांत और उसके घरवाले नर्मदा को रूपाली के रिश्ते के शगुन के लड्डू देकर वहां से चले जाते हैं। रात को जब रूपाली घर आती है तो सारी बातें सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाती है। अब 2 महीने के अंदर धूमधाम से रूपाली की विवेक के साथ शादी हो जाती है और रूपाली दुल्हन बनकर अपने बंगले की तरफ चल निकल पड़ती है। वहीं कार एक बड़े से गेट के सामने आकर रुकती है। तभी रूपाली कहती है, सुनिए जी, अभी हमारा घर और कितनी दूर है? रूपाली की बात सुनकर बगल की सीट पर बैठा विवेक कहता है, जरा आंखों से देखो रूपाली, तुम हमारे घर के गेट पर ही खड़ी हो। रूपाली कार से बाहर झांक कर देखती है तो वहां 2 चौकीदार गेट खोल रहे थे। वो कुछ देख नहीं पाती। उसके बाद कार बंगले के सामने आकर रुकती है। रूपाली कार से नीचे उतरती है तो देखती है कि अंधेरे में भी वो बंगला रोशनी से चमक रहा था। बंगला इतना बड़ा था कि रूपाली को अपना सिर ऊंचा करके देखना पड़ रहा था। यह देखकर रूपाली मन में कहती है, बाप रे, इतने बड़े बंगले में है मेरा ससुराल। हम गरीबों को तो ऐसे बंगले सपने में भी दिखाई नहीं देते जैसा मुझे मेरे ससुराल के रूप में मिला है। अगर ये बंगला बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर से कैसा होगा? वो बंगले को देख ही रही थी कि तभी उसकी जेठानी शीतल कहती है, देवरानी जी अंदर चलें। उसके बाद वो बंगले के दरवाजे पर आती है जहां नौकरानी शीलाबाई आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। शीलाबाई आरती उतारकर रूपाली का गृह प्रवेश करवाती है। रूपाली कलश को गिराकर अंदर आती है तो देखती है कि उसके ससुराल का हॉल किसी खूबसूरत महल के हॉल की तरह दिखाई दे रहा था। हॉल इतना बड़ा है कि रूपाली चारों तरफ नजरें घुमा घुमा कर देख रही थी। उसकी सजावट इतनी खूबसूरत है कि रूपाली की आंखें बार बार उन सजावटों पर रुक जा रही थी। तभी रुक्मणी कहती है, विवेक बेटा, सभी लोग थक गए हैं, तू भी अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जा और आराम कर। तभी विवेक रूपाली से कहता है, चलो रूपाली, अपने कमरे में चलते हैं। विवेक सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और रूपाली भी उसके पीछे पीछे जाती है। रूपाली देख रही थी कि सीढ़ियों के आसपास बहुत सारे कमरे दिखाई दे रहे थे। सीढ़ियों से ऊपर जाकर एक बहुत बड़ी बालकनी थी। विवेक थोड़ा आगे जाकर दाहिने मुड़ जाता है जहां एक बहुत बड़ा दरवाजा लगा था। रूपाली देखती है कि वो दरवाजा बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल किसी महल के दरवाजे की तरह। फिर विवेक दरवाजा खोलता है और अपने कमरे में जाता है। रूपाली भी विवेक के पीछे कमरे में जाती है। रूपाली देखती है कि वो एक बहुत बड़ा बेडरूम था जहां पर बहुत खूबसूरत बेड लगा हुआ था और बड़े बड़े झूमर से पूरा कमरा सजा हुआ था और बेड के पास ही बड़ा सा लैंप रखा हुआ था और कमरे में बड़ी बड़ी खिड़कियां थी जहां शानदार पर्दे लगे हुए थे। रूपाली घूम घूम कर ये सब देख रही थी। तभी विवेक कहता है, रूपाली, सामने कबर्ड में तुम्हारे लिए काफी सारे कपड़े रखे हुए हैं,
तुम चेंज कर लो, तब तक मैं भी चेंज कर लेता हूं। रूपाली सामने का कबर्ड खोलती है तो देखती है कि उसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। ये देखकर रूपाली कहती है, विवेक जी, क्या ये सारे कपड़े मेरे लिए हैं? हाँ रूपाली, माँ ने आज ये सारा कबर्ड तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। ये सुनकर रूपाली तो जैसे दंग ही रह जाती है। उसके बाद वो एक नाइट सूट निकालती है और बाथरूम में जाती है। रूपाली जैसे ही बाथरूम में घुसती है तो सबसे पहले उसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर रूपाली बाथरूम को देखती है, वो काफी बड़ा था, उसमें बड़ा सा टब रखा था, बड़े बड़े शावर भी लगे हुए थे। तभी रूपाली मन में सोचती है, कितना बड़ा बाथरूम है, ये मैं तो सिर्फ 10 गज के कमरे में ही रह रही थी, ये बाथरूम तो मेरे कमरे से भी बहुत बड़ा है। अमीर लोग कितने बड़े घर में रहते हैं, ये तो मेरी किस्मत है कि मैं इतने बड़े घर में आ गई हूँ। ऐसा कहकर रूपाली कपड़े चेंज कर लेती है और फिर बाहर आकर बेड पर ब्लैंकेट ओढ़कर बैठ जाती है। रूपाली देखती है कि विवेक ने हीटर ऑन कर दिया है, जिसकी वजह से कमरा थोड़ा गर्म हो गया है। फिर विवेक रूपाली के पास बैठते हुए कहता है, देखो रूपाली, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि तुम पिताजी की पसंद हो। जिन हालातों में हमारी शादी हुई है, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तो हमें एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा। तब तक तुम मुझसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम ही रखना। विवेक की बात सुनकर रूपाली हाँ तो कह देती है, लेकिन वो मन ही मन सोचती है, लगता है विवेक को मैं पसंद नहीं हूँ, और कैसे पसंद हो सकती हूँ? कहाँ विवेक 1000 गज में बने हुए घर का बेटा है और कहाँ मैं 10 गज में रहने वाली। अब रूपाली और विवेक दोनों सो जाते हैं। अगले दिन रूपाली सोकर उठती है तो सबसे पहले अपने बाथरूम में जाती है। वो फिर से अपने बाथरूम को देखती है, जो कि बहुत बड़ा था। रूपाली गर्म पानी का शावर चालू करती है और नहा लेती है। उसके बाद वो बाहर आती है। तभी उसकी जिठानी अपने 3 नौकरों के साथ एक बड़ी सी थाल में लहंगा और कुछ ज्वेलरी लाती है और रूपाली को देते हुए कहती है, रूपाली, आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है, तो तुम ये लहंगा और ये डायमंड ज्वेलरी पहनकर तैयार हो जाना, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये देखकर रूपाली अपनी जिठानी से कहती है, भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज आप मेरे पास रुक जाइए, क्योंकि मैंने इतने महंगे कपड़े और इतनी महंगी ज्वेलरी कभी नहीं पहनी, थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए। रूपाली ने इतने प्रेम से कहा था कि शीतल ना चाहकर भी नौकरों को जाने के लिए कह देती है और खुद वहां रुक जाती है। फिर रूपाली ड्रेस चेंज करके आती है। तब शीतल उसे ज्वेलरी पहनाने लगती है। तभी रूपाली कहती है, शीतल भाभी, मैं जानती हूँ कि आप सबको इस बंगले की छोटी बहू के रूप में अपनी स्टैंडर्ड की एक लड़की चाहिए थी, लेकिन पिताजी को मुझ पर दया आ गई और वो मुझे इस घर की बहू बनाकर ले आए। आप मेरा विश्वास कीजिए, मुझे ये सब नहीं पता था। रूपाली, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन अब तुम इस बड़े 1000 गज के बंगले की छोटी बहू हो। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ और नीचे आ जाओ, माँ जी नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ऐसा कहकर शीतल नीचे चली जाती है। तभी विवेक भी कमरे में आ जाता है। विवेक सजी हुई रूपाली को देखता है, जो उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर विवेक कहता है, अच्छी लग रही हो तुम। थोड़ी देर बाद रूपाली महंगा सा लहंगा पहने और डायमंड की ज्वेलरी पहने अपना पल्लू संभालते हुए विवेक के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर कर आती है और विवेक से कहती है, विवेक जी चलिए ना, हम माँ जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है, तुम चलो मैं आता हूँ। ऐसा कहकर विवेक फोन पर बात करते हुए बाहर की ओर चला जाता है। रूपाली हॉल में आती है और चारों तरफ नजरें घुमाकर देखती है, लेकिन हॉल में उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी रूपाली मन में सोचती है, हे भगवान, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। इतना बड़ा बंगला है, हर तरफ कमरे ही कमरे हैं। माँ जी कहाँ हैं और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? भाभी भी दिखाई नहीं दे रही हैं। रूपाली हॉल में दोनों तरफ देखते हुए आगे बढ़ती है तो सामने ढेर सारे कमरे दिखाई देते हैं। रूपाली एक कमरे के अंदर जाती है जो बहुत बड़ा था। उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी थी। रूपाली खिड़की के पास जाती है और पर्दा हटाकर देखती है तो बाहर दूर दूर तक हरे भरे खेत नजर आ रहे थे। तभी पायल पीछे से आती है। अपनी नंद की पैरों की आवाज सुनकर रूपाली चौंक जाती है। अरे भाभी, आप अकेली यहाँ? भैया कहाँ गए? पायल, आपके भैया को कोई जरूरी कॉल करना था, इसीलिए वो बाहर की तरफ चले गए। अच्छा ठीक है। वैसे भाभी, आप इस घर में अभी नई हो और ये घर काफी बड़ा है। जब तक आप इस घर को देख नहीं लेती तब तक आप मेरे ही साथ रहिए, ऐसे तो आप यहाँ खो जाओगी। हाँ पायल, मैं बहुत देर से तुम सबको ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है। ठीक है भाभी, आओ, सबसे पहले मैं आपको घर ही घुमा देती हूँ। अब पायल रूपाली को लेकर उस कमरे के बाहर आती है और हॉल की दूसरी साइड की बालकनी में जाती है और चलते हुए अपने हाथों के इशारे से रूपाली को बताती है, भाभी, ये जो आप सामने बहुत सारे कमरे देख रही हो ना, ये सारे गेस्ट हाउस हैं। जब हमारे बंगले में कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो सारे मेहमान इन्हीं कमरों में रुकते हैं। और आगे आओ, मैं आपको हमारा बैठक रूम दिखाती हूँ। इसके बाद पायल थोड़ा आगे जाकर रूपाली को एक बहुत बड़े हॉल में ले जाती है, जहाँ पर बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई थी। बहुत बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे, बड़ी बड़ी खिड़कियां थी, उन पर शानदार पर्दे लगे हुए थे।
हॉल इतना बड़ा था कि रूपाली उसे गोल गोल घूम कर देख रही थी। तब पायल कहती है, भाभी ये हॉल हमारा बैठक रूम है। जब भी कभी सभी लोगों को बैठकर कोई डिस्कशन करना होता है तो यहाँ आ जाते हैं। और हाँ, चाचा ताई बड़े पिताजी सभी लोग यहाँ बैठकर आपस में बातें भी करते हैं। अब पायल रूपाली को लेकर उस कमरे से बाहर आती है और थोड़ा आगे जाकर एक बहुत बड़े हॉल की तरफ इशारा करते हुए बताती है, आइए भाभी, मैं आपको अपना थिएटर दिखाती हूँ। अब पायल दरवाजा खोलती है और रूपाली को लेकर अंदर जाती है, जहाँ ढेर सारी कुर्सियां लगी हुई थी और एक बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ था। पायल रूपाली से कहती है, भाभी ये हमारा थिएटर है। जब कभी हमें फिल्म देखनी होती है तो हम सभी यहाँ बैठकर फिल्म देखते हैं। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। पायल थोड़ा आगे जाती है तो वहाँ बहुत बड़ी बालकनी थी। पायल हाथों के इशारे से दाहिनी तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये देखिए भाभी, ये जहाँ तक आपकी नजरें जा रही है ना, ये हमारा गार्डन है। यहाँ पर 20 माली काम करते हैं और यहाँ पर दुनिया में जितने तरह के फूल है ना, वो सारे लगे हुए हैं और इस तरह की फूल पत्तियां लगी हुई हैं। रूपाली गार्डन को दूर से ही देखती है और कहती है, इतना बड़ा गार्डन तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा और कितना खूबसूरत भी है ये। रूपाली भाभी ये तो कुछ भी नहीं है, चलिए मैं आपको हमारे खेत भी दिखाती हूँ। बातें करते हुए रूपाली एक बड़े से हॉल से गुजरती हुई अपने बंगले के बाहर आ जाती है। रूपाली फिर से एक बार सिर उठाकर अपना बंगला देखती है, जो कि बहुत बड़ा था। उसे देखते हुए रूपाली कहती है, पायल ये बंगला तो कितना बड़ा है, मैं ऊपर तक देख भी नहीं पा रही हूँ। भाभी ऊपर छोड़िए और नीचे देखिए। अब ये दोनों तरफ दूर तक जो खेत देख रही हो ना, ये सारे हमारे ही खेत हैं। इनमें बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, उन्हें यहाँ से रोजगार भी मिलता है और हमारा बिजनेस भी होता है। आइए भाभी, अब मैं आपको एक और जगह दिखाती हूँ। पायल रूपाली को लेकर थोड़ा आगे बढ़ती है। पायल रूपाली को हाथ के इशारे से एक बहुत बड़ा बरामदा दिखाती है, जहाँ गाय बंधी हुई थी और ढेर सारे लोग गायों की सेवा में लगे हुए थे। तभी पायल कहती है, भाभी ये सारी गायें हमारे बंगले की हैं और ये सारे लोग जो गायों की सेवा में लगे हुए हैं वो हमारे नौकर हैं, जो इन गायों की सेवा भी करते हैं और दूध भी बेचते हैं। हमारे बिजनेस का ये भी एक हिस्सा है। उसके बाद पायल रूपाली से कहती है, भाभी ये बाहर की तरफ जो सीढ़ियाँ लगी हुई है ना, ये सीढ़ियाँ दूसरे माले पर जाती हैं। चलो मैं आपको वहाँ भी घुमा लाती हूँ। अब रूपाली पायल के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर जाती है और ऊपर जाकर वो देखती है कि बहुत बड़ी बालकनी थी, जहाँ अलग अलग तरह के ढेर सारे कमरे बने हुए थे। तभी पायल कहती है, भाभी इन सारे कमरों का यूज हम तो नहीं करते, ये अक्सर बंद ही रहते हैं। हाँ, लेकिन माँ कभी कभी नौकरों के साथ जाकर उन कमरों की साफ सफाई करवाती है। भाभी चलो आओ, मैं आपको आगे और भी कमरे और हवेली के और भी हिस्से दिखाती हूँ। ये सुनकर रूपाली कहती है, नहीं पायल, मैं बहुत थक गई हूँ। इतना चल चल कर तो मेरे पैर भी दुखने लगे हैं। मैं समझ गई हूँ इस बड़े बंगले को एक दिन में घूम लेना आसान नहीं है। अब वापस चलते हैं, फिर कभी देखूंगी। ठीक है भाभी, वैसे तो अभी आपने आधा बंगला भी नहीं देखा, लेकिन ठीक है, जब आपका मन हो तब मैं आपको सारा बंगला दिखाऊंगी। चलिए, माँ इंतजार कर रही होंगी, नीचे चलते हैं। पायल और रूपाली नीचे आते हैं, जहाँ रुक्मणी अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। रूपाली नीचे आती है और सबसे पहले अपनी सासू माँ के पास आती है और कहती है, माँ जी, पायल ने मुझे अपना बंगला दिखाया। ये बंगला बहुत खूबसूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत है आप लोगों की सोच, जिसने एक 10 गज के कमरे में रहने वाली लड़की को 1000 गज के बंगले की बहू बना दिया। ये सुनकर रुक्मणी मुस्कुराती है। तभी रुक्मणी की सहेली नीलम कहती है, रुक्मणी तुम्हारी बहू तो सचमुच हीरा है, लाखों में एक बहू लाई हो। हाँ रुक्मणी इसके चमकते हुए चेहरे के साथ इसकी बातें भी बताती हैं ये कितनी संस्कारी और कितनी गुणी है। सभी लोगों के मुंह से अपनी छोटी बहू की तारीफ सुनकर रुक्मणी बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद सभी मेहमान चले जाते हैं। तब रूपाली अपनी सास से कहती है, माँ जी रसोई कहाँ है, मुझे बता दीजिए, आज मैं अपने हाथों से आप सबके लिए खाना बनाऊंगी। रूपाली हमारे यहाँ खाना नौकर बनाते हैं, हमने काफी अच्छे शेफ को घर में कुकिंग के लिए रखा हुआ है, तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी विक्रांत कहता है, अरे रुक्मिणी, तुम रूपाली को मना क्यों कर रही हो? वो हमारे घर की छोटी बहू है, मैं तो उसी के हाथ का बना खाना खाना चाहता हूँ। रूपाली तुम खाना बनाने जा रही हो तो मेरे लिए गाजर का हलवा जरूर बना लेना। पहले माँ बनाया करती थी, लेकिन अब सिर्फ नौकर के हाथ का खाना बना हुआ खाना पड़ता है। आज तुम बनाकर खिलाओगी तो शायद टेस्ट कुछ अलग लगे। ये सारी बातें विवेक चुपचाप सुन रहा था। तब रूपाली कहती है, आपके लिए भी कुछ बना दूं? विवेक कुछ नहीं बोलता। तभी शीतल कहती है, देवरानी जी, हमारे देवर जी को तो सूजी का हलवा पसंद है, वैसे चलिए मैं आपको रसोई तक छोड़ देती हूँ। अब शीतल रसोई की तरफ जाती है और रूपाली उसके पीछे पीछे जाती है। रूपाली देखती है कि घर में आसपास चारों तरफ बहुत सारे नौकर काम कर रहे हैं। कोई साफ सफाई कर रहा है तो कोई गमले में फूल लगा रहा है, कोई कॉफी लेकर जा रहा है तो कोई पर्दे बदल रहा है। थोड़ी देर चलने के बाद शीतल रसोई के सामने पहुंचकर रूपाली से कहती है,
रूपाली ये रही रसोई, जाओ और शीलाबाई रूपाली को जो चाहिए इसे दे देना। शीलाबाई हाँ में सिर हिलाती है। रूपाली रसोई के अंदर जाकर देखती है कि रसोई बहुत बड़ी थी। इतने सारे डिब्बे रखे हुए थे और काफी आधुनिक मशीनें भी रखी हुई थी। किचन का स्टैंड इतना बड़ा था कि एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए थोड़ी देर पैदल चलना पड़ता है। ये सब देखकर रूपाली मन ही मन सोचती है, कितनी बड़ी रसोई है ये। हमारा 10 गज का कमरा तो इस रसोई से बहुत छोटा है और उसी कमरे में ही माँ ने किचन का स्टैंड लगा रखा था। हमारा तो सारा काम ही वहीं पर होता है, लेकिन इस बंगले की रसोई इतनी बड़ी है कि काम करने के लिए भी मुझे चलना पड़ेगा। लेकिन इतनी बड़ी रसोई में क्या चीज कहाँ रखी है, मैं ढूंढ कैसे पाऊंगी। शीलाबाई रूपाली को इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर कहती है, छोटी मालकिन, आप यही सोच रही है ना कि इतनी बड़ी रसोई में चीजें आपको कैसे मिलेंगी, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, बताइए क्या चाहिए आपको। रूपाली सामान मांगती जाती है और शीलाबाई उसे देती जाती है। रूपाली सभी के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है। थोड़ी देर बाद सारे नौकर मिलकर खाना लगा देते हैं। सभी लोग खाना खाने आ जाते हैं। गाजर का हलवा चक्कर विक्रांत कहता है, रूपाली बहू, सच में तुमने बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है, मुझे थोड़ा और देना। सभी लोग खाना खाते हैं। खाना सभी को बहुत पसंद आता है। विवेक सूजी का हलवा खाता है और कहता है, अरे माँ, आपको याद है ऐसा सूजी का हलवा आप बनाया करती थी? बहुत दिनों बाद ऐसा हलवा खाने को मिला है। हाँ बेटा, बहू हर तरह से गुनी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे परफेक्ट दुल्हन हमारे बड़े बंगले के लिए और कोई हो ही नहीं सकती थी। अपनी सास के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर रूपाली शर्मा जाती है। सभी लोगों के खाना खाने के बाद रुक्मिणी एक हार रूपाली को देते हुए कहती है, रूपाली बहू, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। इस 1000 गज के बंगले की छोटी बहू हो, इसीलिए पुश्तैनी हार आज से तुम्हारा हुआ। ये देखकर रूपाली बहुत खुश हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। रूपाली बेड पर बैठकर विवेक का इंतजार कर रही थी। तभी विवेक कमरे में आता है। वो चेंज करके बेड पर लेटता है और अपने हाथों से अपना सिर बार बार दबाता है। ये देखकर रूपाली सामने रखी तेल की बोतल उठाती है और विवेक के सिर में तेल से मालिश करने लगती है और कहती है, मुझे लगता है कि थकान की वजह से आपका सर दुख रहा है, थोड़ी देर में आपका सर दबा देती हूँ, आपको आराम आ जाएगा। ऐसा कहकर रूपाली विवेक के सिर में तेल लगाकर उसका सिर दबाती है। यह देखकर विवेक मन ही मन सोचता है, रूपाली गरीब जरूर है, लेकिन वो मन की बहुत अच्छी है। उसके मन में सबके लिए प्रेम है। मुझे तो खुश होना चाहिए कि मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है। यही सोचकर विवेक रूपाली से कहता है, रूपाली, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा कि तुम मेरी दौलत देखकर मेरे घर में शादी करने आई हो, लेकिन अब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम सचमुच पिताजी की पसंद हो और मुझे एक बार फिर विश्वास हो गया कि मेरे पिताजी की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। तभी विवेक रूपाली को गले लगा लेता है। अगले दिन रूपाली सुबह उठकर तैयार होकर नीचे हॉल में जाती है जहां पर सभी लोग बैठे हुए थे। तभी रुक्मिणी कहती है, रूपाली बहू, आज तुम्हें इस 1000 गज के बंगले के मंदिर की पूजा करनी है, इसीलिए तुम अपनी जेठानी के साथ बगीचे में चली जाओ और ताजे फूल तोड़कर अपने हाथों से मंदिर में चढ़ाओ। जी माँ जी। अब रूपाली शीतल के साथ घर के बाहर बगीचे की ओर चल पड़ती है। रास्ते में शीतल हाथों के इशारे से रूपाली को बताती है, रूपाली, तुमने हवेली का ये हिस्सा देखा या नहीं? ये जो कमरे तुम लाइन से देख रही हो ना, ये सब हवेली के नौकरों के कमरे हैं। क्या सच में भाभी, इतने सारे कमरे हैं? ये तो कुछ भी नहीं है रूपाली, इतने ही कमरे ऊपर भी बने हुए। चलो आओ, हम गार्डन की तरफ चलते हैं। अब वो लोग बंगले के बाहर निकल जाते हैं। रूपाली बाहर निकलते ही अपने खूबसूरत बंगले को एक बार फिर सिर उठाकर देखती है और शीतल से कहती है, भाभी, हमारा ये बंगला कितना खूबसूरत है। मैं जितनी बार भी देखती हूँ मेरा मन नहीं भरता। शीतल रूपाली को ऐसे सिर ऊंचा किए हुए देखकर कहती है, अरे रूपाली, सर नीचे कर लो वरना दुख जाएगा। चलो अब गार्डन में चलते हैं। शीतल रूपाली को लेकर गार्डन में जाती है। रूपाली देखती है कि गार्डन सचमुच बहुत बड़ा था और वहां बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। अब रूपाली अपने हाथों से कुछ फूल तोड़कर अपने आंचल में रख लेती है। उसके बाद वो लोग अपने वापस हॉल में आ जाते हैं। सभी लोग घर में बने हुए मंदिर में जाते हैं और रूपाली पूजा करती है। फिर वो सभी को प्रसाद देती है। तभी रुक्मिणी कहती है, रूपाली बहू, आज के बाद इस घर की जिम्मेदारी जितनी हमारी है उतनी ही तुम्हारी है। तुम यहाँ अपने हिसाब से जीवन गुजारो। अब रूपाली थोड़ी देर बाद रसोई में जाती है और सभी के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है और सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोगों के खाना खा लेने के बाद दोपहर में रूपाली नौकरों से रसोई की और हॉल की साफ सफाई करवाती है। समय बीत रहा था और अब धीरे धीरे रूपाली को सभी लोग बहुत पसंद करने लगे थे। साथ ही रूपाली भी बड़े बंगले में एडजस्ट हो गई थी।
वो सभी का ख्याल रखती थी और सभी को प्यार करती थी। विवेक भी अब रूपाली के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगता है।